स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और मैं आज आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास जो आपका मैटर है वो न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना इसको क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी है अ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको हम लर्न करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। यानी कि जो मास होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का वो आपका इक्वल आता है। तो ये आपका जो है यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। देखते हैं इसमें AgNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स AgI प्लस KNO3। अब इसमें जो आपके रिएक्टेंट हैं ये आपके दोनों रिएक्टेंट हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं। दोनों को हम क्या करेंगे, इनको इनके मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका मॉलिकुलर मास आया 170 ग्राम, KI का निकाला 166 ग्राम आया, और इसका हमने निकाला 235 ग्राम आया, इसको निकाला तो 101 ग्राम आया। अब देखिए दोनों तरफ जब ऐड करेंगे इसको इससे और इसको इससे, यहाँ पे निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट। दो आपके रिएक्टेंट हैं, दोनों को टोटल किया हमने 336 ग्राम पाया। उसके बाद नेक्स्ट है मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों को ऐड किया तो सेम रिजल्ट आया जो कि आपका रिएक्टेंट में आया था। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स मीन ये जो आपका रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इसका भी मतलब समझ लेते हैं। देखिए इसमें पहले इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन बाय एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी केमिकल को नेचुरली या सिंथेटिकली किसी भी व्यू से देखें। ठीक है, नेचुरली अगर आप देखते हैं, जैसे मान लिया कॉपर का है तो ये 51.35% पाया जाता है नेचर में, और कार्बन 9.74 है, और ऑक्सीजन अगर 38.91 है। ठीक है, तो सिंथेटिकली सैंपल अगर कोई आपका है उसमें भी आपका इतना इतना ही आएगा। ठीक है, कोई नेचुरल कंपाउंड है उसमें कॉपर कार्बन और ये अगर इतना इतना है तो सिंथेटिकली जो भी आपका मैन मेड है कंपाउंड उसमें भी इतना ही आएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि जो एलिमेंट है वो एकदम सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, चाहे वो सिंथेटिक हो या फिर आपका नेचुरल हो। तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दें आपको कि ये जो नेचुरल एंड सिंथेटिक सैंपल्स की बात की थी वो प्रॉस्ट ने की थी। अकॉर्डिंग टू प्रॉस्ट, ये मल्टीपल चॉइसेस में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको लर्न रखिएगा कि जो आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक सैंपल्स की बात की थी वो प्रॉस्ट ने की थी और वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस में की थी। ठीक है, तो ये चीज़ एक छोटा सा क्वेश्चन पे बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टार्स ने भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने ये बोला था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को चाहे किसी भी मेथड से आप बनाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम टारगेट करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सभी में फॉर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट से बनाएं, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाएं या कार्बन ऑक्सीजन के कंबशन से बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, 12:32 का रेशियो रहेगा। ठीक है, हमेशा रहेगा, चाहे आप इस मेथड से बनाएं या इस मेथड से बनाएं या इस मेथड से बनाएं। तो इन्होंने ये बताया था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को आप डिफरेंट मेथड से बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, ये मैटर नहीं करता है। उसमें जो भी आपका कंपाउंड बनेगा, जो आपका कॉमन कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा डेफिनिट रहेगा। तो ये भी आपका एक लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। और एक सेकेंड टाइप ऑफ व्यू है, और ये आपका जो व्यू है ये स्टैस ने दिया था। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं। इसमें देखिए, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई दो एलिमेंट मिलकर मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो कॉमन कंपाउंड है, जैसे आपका इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो रेशियो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो वेरी कर रहा है, हाइड्रोजन का तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे एटॉमिक सिटी 1 है, इसमें 2 है।
तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे निकालते हैं इसको। इसमें H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपका जो भी है, और ये जो आपका H2O और O2 है इसमें जो भी है, तो उसमें दोनों में अगर ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालें, H2O में ऑक्सीजन का रेशियो, H2O में और H2O2 में, यहाँ पे देख सकते हैं द मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद अ फिक्स नंबर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे H2H2 दोनों में तो फिक्स मास से कंबाइंड हो रहा है, बियर अ रेशियो 16:32। यहाँ पे देखिए इसका मास होगा 16 क्योंकि यहाँ पे एक ही है, इसका मास होगा 32, तो यहाँ 16:32 में आएगा। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1:2 आता है, जो कि आपका सिंपल मल्टीपल रेशियो है। मल्टीपल रेशियो किसका है? 16 का है। अगर 16 से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको रिटर्न हो जाए, इसमें फिर से वापस ये रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1:2 है एक सिंपल रेशियो है और एक मल्टीपल रेशियो भी है। तो ये जो आपका रूल है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, और इसको एग्जाम्पल से सबसे बेटर आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी तक जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई दो आपके एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो आपका वेरिएशन करने वाला जो कंपाउंड जो आपका एलिमेंट है, जैसे इसमें वेरिएट हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसका जो रेशियो है दोनों कंपाउंड्स में वो एक मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। इसमें भी देख लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड में 12:16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का रेशियो हम निकालें 16:32 है, जो कि आपका 1:2 में सिंप्लीफाइड कह सकता है, और जो 1:2 है ये आपका एक मल्टीपल सिंपल रेशियो है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में बताया था। तो ये भी चीज़ आपकी मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करता है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि ये आपका जो रूल था ये तब तक बहुत अच्छे से वर्क करता रहा जब तक आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आफ्टर आइसोटोप्स डिस्कवरी, यानी कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद में इसमें एक्सेप्शंस आ गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये अगर चेंज हो जाता है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी जो है इसके लिए इसके अगेंस्ट था, यानी कि जो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये आइसोटोप्स पर फॉलो नहीं होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं पूछने के, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है गैलुसैग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी कि जो आपकी गैसेस कंबाइंड होती हैं प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट बनाती हैं केमिकल रिएक्शन में, उनमें एक सिंपल वॉल्यूम रिलेशन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बनाता है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, मोल भी इसको कह सकते हैं वॉल्यूम को। मोल कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका 2H2 लिखा है इसको 2 वॉल्यूम रीड करें या 2 मोल पढ़ें, बात देखिए सेम वे में। आगे बढ़ते हैं, O2 है, यहाँ पे आपका 1 वॉल्यूम है क्योंकि यहाँ पे इसका 1 मोल है, और ये आपका 2 वॉल्यूम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से कंबाइंड होके 2 वॉल्यूम वाटर के फॉर्म करता है। अब इसमें अगर हम कुछ वॉल्यूम मेज़र कर लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं कि 100 ml है, सपोज कर लेते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 100 ml लिया है। तो अगर ये 100 ml है तो ये 50 ml होगा, ठीक है, और ये 100 ml फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम से भी आपको मैच करना है। 2 वॉल्यूम था, यहाँ पे 100 ml आ गया, यहाँ भी था, यहाँ 100 ml लिया तो यहाँ भी 100 ml बनेगा। तो यहाँ पे जो ये 100 ml है 50 ml से रिएक्ट करके 100 ml बना रहा है, ठीक है। तो एक ये फिक्स मतलब ये एक टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या है, ये एक सिंपल रेशियो होता है। देख सकते हैं यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड, ठीक है, 100 ml एंड 50 ml ये आपका है। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें 2:1 आएगा, तो ये आपका क्या है, एक सिंपल रेशियो है वॉल्यूम्स का। तो यही आपका गैलुसैग का लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें, ये जो गैलुसैग का रूल है ये थोड़ा सा डेफिनेट प्रोपोर्शंस से मिलता जुलता है, बस वहाँ पे मास की जगह वॉल्यूम कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है
कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम का है। वो मल्टीपल चॉइसेस के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है एवोगैड्रोज लॉ। इसमें क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम्स है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रखता है, मतलब उसमें होता है। देख सकते हैं इसमें एक रिएक्शन में मेंशन किया है H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नीचे मेंशन करेंगे। देखिए H2 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, 1 मॉलिक्यूल Cl2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हम एटम्स में कन्वर्ट करें मॉलिक्यूल्स के बजाय, तो यहाँ पे एटम्स कितने हैं 2, तो यहाँ 2 एटम्स हो गया, हाइड्रोजन का 2 एटम्स। ठीक है, इसको इस मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट किया तो यहाँ भी 2 एटम्स क्लोरीन हो जाएगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसको अगर हम आधा आधा कर देते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स में रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे इसको आधा किया तो 1 एटम हो गया, ये भी 1 एटम हो गया और ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ जो ये एवोगैड्रो लॉ है ये आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस करता है। ठीक है, इसमें एक डिफ्रेंशिएशन करता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी नीचे हमने मेंशन कर रखी है। यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके एक आपका मॉलिक्यूल HCl का फॉर्म करता है। तो यहाँ पर यही लिखा था कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 1 एटम 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज सिंपल। अब यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है एवोगैड्रो की, वो जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है देख लेते हैं। इट डिफ्रेंशिएट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि अभी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंड है आपका रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको मेंशन भी किया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जो गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो जस्ट डबल होता है वेपर डेंसिटी का। तो अगर इस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो एटलीस्ट आपको वेपर डेंसिटी दिया जाएगा, बट आप उसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये प्लीज़ को लर्न कर लीजिएगा, आगे आपको क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है फार्मूला मास। ठीक है, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास तो आपने पढ़ लिया है, फार्मूला मास आपके लिए भी नया है। देखिए ये क्या होता है। देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है तो वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स को नहीं कंटेन करता है, उसमें आपकी स्पीसीज जो होती हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एंटिटीज़ के फॉर्म में होती हैं, यानी कि कैटायन एंड एनायंस होते हैं। अब ऐसे कैटायन एनायंस पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत सारे NaCl यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी फार्मूला यूनिट मास भी बोल देते हैं, फार्मूला मास यूनिट, यानी कि एक एक यूनिट का उसमें मास निकाला जाता है, Na+ एंड Cl-। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है मोलर मास ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज फार्मूला मास। जो भी आपके पॉजिटिवली या नेगेटिवली एंटिटीज से फॉर्म होते हैं, जिनकी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयन से फॉर्म होती है, उनका जो मोलर मास होता है वो फार्मूला मास बोला जाता है। उसे हम फार्मूला मास के नेम से कॉल करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये एक सिंगल एंटिटी में नहीं होता है, बहुत सारी Na+ Cl- यूनिट्स होती हैं। तो हम किसी एक यूनिट का मास निकालते हैं और बोलते हैं इसका मोलर मास है या फिर इसका फार्मूला मास है। ध्यान रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं केवल ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है वर्ड, बाकी सब के लिए आप मॉलिक्यूलर मास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मूला मास ऑफ NaCl, मास ऑफ Na सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर 23.0 आपका सोडियम का एटॉमिक मास होता है और ये आपका 35.5 जो है ये Cl का होता है। दोनों को ऐड कर दिया 58.5 यूनिफाइड मास, ये आपका फार्मूला मास आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका केवल उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो आपके एक से ज़्यादा एंटिटीज़ में या फिर बहुत सारी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से जिनका क्रिस्टल बनता हो, जिनका लैटिस फॉर्म होता हो, और जो आपके कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। एंड लास्ट में आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी लास्ट में भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है। और वर्कशीट की जो क्वेश्चंस हैं आपके वो वीडियो बेस्ड हैं, तो वीडियो को बहुत अच्छे से
कंप्लीट करें, उसको पूरा वॉच करें, आधा अधूरा ना करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सामने का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।